हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से क्लॉ फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है और डिम्पल, हानाजावा और मॉब तीनों के तीनों स्प्लिट हो जाते हैं और कहते हैं चलो हम अलग अलग जाते हैं। दूसरी ओर हमें इशिगुरो का सीन दिखाया जाता है और वो बताता है कि 3 घुसपैठिए आ गए हैं और उन्होंने टेराडा और कोयामा को हरा दिया है और तुम लोग जिनकी शक्तियां अब जाग चुकी है, चमकने का समय आ चुका है। मुझे यकीन है कि तुम सबको एक खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी, तो अब समय आ चुका है कि हम उन्हें दिखाएं कि हम कितने ताकतवर हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे एस्पर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इशिगुरो कहता है कि यार मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि ये जीतेंगे। यहाँ पे गार्ड्स बैठे होते हैं और कहते हैं कि स्कार्स को उन घुसपैठियों से लड़ने के लिए भेजा गया था, इसका मतलब वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। तो एक दूसरा गार्ड कहता है हाँ, और हम यहाँ पे बच्चे को संभाल रहे हैं। देखो तो गाइस, यहाँ पे आपको बेसिकली 3 टाइप के लोग दिख रहे होंगे। एक होते हैं स्कार्स जो कि अपर एचलन में होते हैं, है कि नहीं। दूसरे होते हैं अवेकंड, मतलब जिन एस्पर बच्चों को इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है और उनकी ताकतें सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, वो अवेकन होते हैं। और तीसरे होते हैं इस टाइप के लैकीज टाइप लोग, जिनकी ताकतें कुछ ज्यादा खास नहीं होती और इनकी पावर भी अभी अवेकन नहीं हुई है। तो ये यही कहते हैं कि यार जब तक हम अवेकन नहीं होंगे ना, तब तक हमारा कोई चांस नहीं बनता और हम हमेशा के लिए नीचे ही रहेंगे। जब ये लोग अपनी रैंडम बातें कर रहे होते हैं तो रित्सु और ताकेशी चुपके से इस रूम में आ जाते हैं काइटो को लेने के लिए और ये उसको लेके जाने भी लग जाते हैं। तो ये लोग बोलते हैं भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है हमें दिखाई नहीं देगा? हाँ, तो इनमें से एक मेंबर कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रित्सु और ताकेशी काइटो को लेके यहाँ से चले जाते हैं तो वो आदमी इन सबको बताता है कि देखो तुम्हें क्या लगता है ये अभी हम क्या कर रहे हैं, भले अभी हम ताकतवर नहीं है, लेकिन आगे चल के जब क्लॉ इस दुनिया पे कब्जा करेगा तो हमें उस बात का इनाम मिलेगा कि हमने उनका साथ दिया है। तो इतनी टेंशन क्यों लेना, और वैसे भी ये बच्चे यहाँ से निकल के तो जा नहीं सकते। दूसरी ओर हमें इधर डिम्पल का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि एक स्पेशल दरवाजा है, ऐसा लगता है कि रित्सु और बाकी सबको यही रखा गया है। तभी इधर से अवेकन एस्पर्स आ जाते हैं और ये कहते हैं अरे हमें लगाते हैं घुसपैठिया, लेकिन ये तो बस सिक्योरिटी का आदमी है। तो बेसिकली ये लोग डिम्पल को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और डिम्पल कहते हैं चलो फिर मैं अंदर झांक के देख ही लेता हूँ इसमें क्या है। तो पीछे से ये अवेकन एस्पर्स कहते हैं कि रुक जाओ, मैं समझ गया हूँ, तुम घुसपैठिया ही हो, है ना। इधर ये सब के सब डिम्पल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डिम्पल इजीली इनसे बचने लग जाता है और कहता है कि भले ही ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक साथ हमला करने के बाद इनकी ताकतें बढ़ गई है। अगर कोई आम इंसान होता तो इस अटैक से बच नहीं पाता, लेकिन तुम सच में एकदम बेकार हो। यहाँ पे भाई डिम्पल इजीली इन सब की बैंड बजा देता है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार डिम्पल ऐसा कर पाएगा। वो फाइनली इस रूम के अंदर घुस जाता है और वो देखता है कि इधर कुछ टाइप की मशीन्स रखी होती है और ये पूछता है कि तुम बताओगे मेरे को कि क्या है ये। तो ये अवेकन बंदा बताता है कि भाई ये अवेकनिंग रूम है, यहाँ पे ये जो डिवाइस रखे है ये टॉर्चर डिवाइसेस है, इसमें एस्पर्स को रखा जाता है और उनको काफी हद तक दर्द दिया जाता है। कहा जाता है कि जब किसी एस्पर को बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ दी जाती है तो उसकी ताकतें जाग जाती है। इधर जब डिम्पल पीछे मुड़ के देखता है तो यहाँ पे एक अपर एचलन का मेंबर मात्सुओ खड़ा होता है और वो कहता है क्या बात है, मैंने आज से पहले तो यहाँ पे किसी भूत को घूमते हुए नहीं देखा। हाँ, क्यों ना तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तो डिम्पल यहाँ पे हंसता है और वो कहता है क्या तुम मुझ पे कब्जा करना चाहते हो? तो डिम्पल मन में कहता है यार ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब इसका ऑरा ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हमें हानाजावा का सीन दिखाया जाता है और उसने भी अवेकन्ड सोल्जर्स को हरा दिया होता है और वो यहाँ पे एक से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो कि जब तुम वहां पे गए थे वो अपने जेल में नहीं थे? बकवास मत करो मुझसे, समझे? मैंने कहा उन्हें यहाँ लेके आओ। तो बेसिकली इस बंदे को यहाँ पे रित्सु और बाकी सबके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो हानाजावा इनकी बैंड बजा देता है और यहाँ से जाता है और वो कहता है कि देखो मैं उन बुरे लोगों की तरह नहीं बनना चाहता, लेकिन ये ताकत कमजोरों के सामने काफी टिक जाती है। तभी वह यहाँ पे पीछे से आग की लहर आती है और हानाजावा बाल बाल बचता है और अपना बैरियर ऑन कर लेता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इधर अपर एचलन का मियागावा आ जाता है और इसके पास भाई आग को कंट्रोल की ताकतवर और खतरनाक पावर होती है और ये एक स्कार होता है और वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा बेटा कि असली पायरोकाइनेसिस क्या होती है। यहाँ पे टेरुकी अपना बचाव करने की कोशिश करता है और बैरियर ले आता है, तो मियागावा सोचता है कि वो पहले से जीत चुका है क्योंकि टेरुकी कुछ कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे मियागावा कंटिन्यूअसली आग बरसाता रहता है जिससे कि भाई टेरुकी का दम घुटने लग जाता है। मियागावा बताता है कि देखो तुम बैरियर के अंदर हो और ये जो आग है तुम्हारे आसपास, उसकी वजह से काफी खतरनाक स्टीम बनेगी तुम्हारे बैरियर के अंदर, उससे तुम उबल जाओगे और तुम जब सांस लोगे तो तुम्हारे लंग्स भी बहुत बुरी तरह से जलेंगे और अगर तुम बैरियर हटा देते हो सांस लेने के लिए तो तुम इस आग से मारे जाओगे। तो तुम क्या करोगे बेटा? लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, इसमें और मजा आएगा। अब मैं देखो कैसे आग बरसाता हूँ। तो यहाँ पे भाई टेरुकी अपनी एक ट्रिक का इस्तेमाल करता है और वो अपना बैरियर उल्टा कर देता है, यानी कि वो इस सारी हीट को ट्रैप करते करते मियागावा को ही एक बैरियर में बंद कर देता है, जिससे कि भाई मियागावा अपनी ही आग से जलने लग जाता है बहुत बुरी तरह से और इसी तरह टेरुकी मियागावा को हरा देता है। यार मतलब टेरुकी भी कम कमाल का नहीं है, वैसे सच में काफी कमाल है। और बेसिकली यहाँ पे मियागावा मरा नहीं होता क्योंकि मियागावा के पास खुद आग की पावर है, तो इसलिए वो पूरी तरह से मरा नहीं। तभी यहाँ पे पीछे से यूसुके साकुराई आ जाता है और कहता है कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मेरे अंदर इतनी ताकतें नहीं थी, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी टेरुकी के पीछे से यहाँ पे मुराकी आ जाता है और वो आके टेरुकी को बेहोश कर देता है। इधर
रित्सु भी कुछ कमजोर एस्पर से लड़ता है, लेकिन तभी वहां पे शो सुजुकी आ जाता है। रित्सु कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसको हरा दूंगा, तुम सब यहाँ से जाओ। दूसरी ओर हमें मॉब का सीन दिखाया जाता है और इधर एक और एस्पर होती है जो कि होती है मुकाई, और उसकी सारी की सारी डॉल्स ने मॉब को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तो मुकाई कहती है हाँ ऐसा लगता है मैंने उसको ढूंढ लिया, चलो फिर ठीक है मैं उसके साथ खेलने जाती हूँ। लेकिन जब मुकाई वापस आती है तो वो रोने लग जाती है और वो सुचिया को बताती है कि भाई वो बहुत बुरा है, उसने मेरी सारी की सारी डॉल्स को खत्म कर दिया और तोड़ दिया बहुत बुरी तरह से। यहाँ पे वो रो रही होती है तो सुचिया कहती है कि ठीक है फिर चिंता मत करो, अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो भाई ये मॉब से लड़ना शुरू कर देती है और मॉब को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाती है। ये जब कंटिन्यूसली मॉब को मार रही होती है तो वो बीच में नोटिस करती है कि भाई मॉब रो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि जो लोग औरतों पे हाथ उठाते हैं वो सच में दुनिया के सबसे बड़े लूजर होते हैं। तो सुचिया कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी जेंटलमैन इंसान हो, ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद परमिशन देती हूँ कि तुम मुझसे अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हो। दूसरी ओर हमें डिम्पल का सीन दिखाया जाता है और भाई मात्सुआ के पास इधर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और हमें बताया जाता है कि मात्सुआ इन स्पिरिट्स को अपने पेट्स की तरह इस्तेमाल करता है और वो डिम्पल को भी अपना पेट बनाना चाहता है। डिम्पल ये बात नोटिस करता है कि जब भी ये स्पिरिट्स अटैक करते हैं तो ये वापस मात्सुओ के पास चले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि मात्सुओ अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये देख के भाई डिम्पल भागना शुरू कर देता है मात्सुओ की ओर, लेकिन वो बीच में गिर जाता है और इससे उनका ध्यान भट जाता है और मात्सुओ समझ जाता है कि ये डिम्पल की एक ट्रिक थी, तो वो अपने स्पिरिट फॉर्म में आके यहाँ से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे मात्सुओ अपने स्पिरिट्स को डिम्पल को पकड़ने के लिए भेजते हैं और भाई ये दोनों के दोनों स्पिरिट्स यहाँ पे दरवाजे में ही अटक जाते हैं और डिम्पल फिर से ऊपर से आ जाता है और अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और कहता है तुम तो बड़े बेवकूफ हो। यहाँ पे डिम्पल सोचता है कि उसने मात्सुओ को बेवकूफ बना दिया, लेकिन मात्सुओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ यही दो पेट्स हैं। यहाँ पे वो और भी ज्यादा इविल स्पिरिट्स को आजाद कर देता है। हमें दूसरी ओर सुचिया का सीन दिखाया जाता है जो कि वो काफी चौड़ में पहले मॉब को मार रही थी और अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो हार चुकी है। इशिगुरो कहता है कि ताकेउची अब तुम्हारी बारी है, तुम ही उसको हरा सकते हो। लेकिन भाई जब वो यहाँ पे चौड़ में जाता है ना, बहुत ऐसा लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और मॉब उसे भी आसानी से हरा देता है। जब मॉब इधर से जा ही रहा होता है तब उसको अचानक से रित्सु दिखता है जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। वो देखता है कि रित्सु की सांसें अभी भी चल रही है। तभी पीछे से मूटो आ जाता है और वो अपनी हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके मॉब को ऐसा दिखाता है कि जैसे रित्सु मर चुका है और उसको काफी सारा खून निकल रहा है और वो खून रुक ही नहीं रहा। मॉब ये मानने को तैयार नहीं होता कि रित्सु मर चुका है और ऐसा कैसे हो सकता है। वो यहाँ पे बहुत बुरा फील करने लग जाता है और वो इस बात को रिजेक्ट करता है। इसी वजह से उसका रिजेक्शन इमोशन इधर 100% टच हो जाता है और वो मूटो की पावर बढ़ा के मूटो को ही और बुरी बुरी चीजें दिखाता है, जिससे कि भाई मूटो तो खुद ही रोने लग जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद इधर मॉब भी बेहोश हो जाता है अपनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से। तभी पीछे से शो आता है और वो कहता है क्या बात है यार, बाल बाल बच गया मैं, ये बंदा है तो सच में कमाल का, मतलब इसने मूटो की इल्यूजन पावर को बढ़ा दिया और रिवर्स कर दिया, मानना पड़ेगा। यहाँ पे शो रित्सु और मॉब दोनों को बांध के डिवीजन लीडर के पास ले आता है और थोड़ी देर बाद इधर मात्सुओ भी आता है और उसने इधर डिम्पल को एक जार में पकड़ के रखा होता है जहाँ पे 100 से भी ज्यादा इविल स्पिरिट्स रहते हैं। इधर जब ये सारे के सारे मॉन्स्टर एक दूसरे को खा जाएंगे तो सिर्फ एक ही बाहर निकलेगा जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पे होशिनो और बाकी सारे एस्पर्स किसी तरह बच बचा के आगे वाले गेट की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि भाई जब वो दरवाजा खुलता है तो इन सब के सब गार्ड्स ने अपने सर झुका रखे होते हैं और ऐसा लगता है कि सच में कोई खतरनाक आदमी इधर आने वाला है जो कि सबसे ताकतवर एस्पर है, क्लॉ का बॉस। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि आराटा का रेगन होता है जो कि बिल्डिंग में एंटर करता है। तो आपको याद ही होगा यार रेगन कौन है, रेगन मॉब का मास्टर है यार। तो आगे की स्टोरी तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।